हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को रिवीजन, जिसमें हमने सबसे पहले ले लिया 3D ज्योमेट्री। उसका सबसे पहला टॉपिक हमने लिया डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट दे रखा होगा आपको, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस में z1 माइनस z2 का स्क्वायर। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो यानी एक ही लाइन में हो तो ऑब्वियस सी बात है ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के, तभी जाकर तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला। अगर हमारे पास 2 पॉइंट दे रखा हो ए और बी, अब बोला जाए आर एक पॉइंट है जो इस ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला। अगर हमारे पास 2 पॉइंट दे रखा हो ए बी और बोले इसको इस ए बी लाइन को आर एक पॉइंट है जो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको इसका कोऑर्डिनेट बताना था। x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, यानी कि m1 x2 प्लस में m2 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, m2 x1 और अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस में m2। उसी तरह y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, और z कोऑर्डिनेट m1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन में m1 प्लस में m2। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं r का। अब नेक्स्ट देखिए, अगर कोई पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, बीच में जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। एक्सटर्नली के केस में क्या आ जाएगा, बीच में माइनस। इसी तरह से m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2, और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1 z2 और माइनस का m2 z1 अपॉन में m1 माइनस m2। जब कैसे डिवाइड करें, एक्सटर्नली डिवाइड करें। और अगर मिड पॉइंट हो, जैसे हमारे पास a और b 2 पॉइंट है और उसका अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे। मिड पॉइंट के लिए सिंपली क्या करना है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 कॉमा z1 प्लस z2 बाई 2। तो इस तरह से हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर हमें तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा और हमें ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना, तो आसानी से निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में बहुत सारा कंडीशन है। अगर आपको एक एज सच वेक्टर दे रखा हो तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा ए बी और सी, जो एक आई जे कैप का जो कोफिशिएंट होगा वही होगा डायरेक्शन रेशियो। जब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा तो क्या होगा, ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन में यही चीज़, सी अपॉन में यही चीज़ लिखना है बेटा। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। दो पॉइंट दे रखा हो और हमें ए बी का डायरेक्शन रेशियो पूछे, तो ऐसे केस में डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट दे रखा हो तो इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी कि 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी कि 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी कि 3। डायरेक्शन रेशियो आने के बाद डायरेक्शन कोसाइन आसानी से निकाला जा सकता है 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस में 9 कॉमा 3 अपॉन में सेम चीज़ 3 अपॉन में सेम चीज़। इस तरह से हम डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अब अगर हमें किसी लाइन का तीनों एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल दे रखा हो तो इस केस में डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। याद रखना अगर एंगल दे रखा हो, इसमें रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या, तीनों एक्सिस के साथ उस लाइन का एंगल। अगर इसी को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तीनों उधर चला जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा। ये किसके इक्वल है, 1 प्लस 1 2 के इक्वल होगा। कॉस वाला 1 के इक्वल होता है, साइन वाला 2 के इक्वल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर 2 लाइन हमारे पास दे रखा है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, अगर ये पैरेलल होगा तो क्या होगा,
A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 इक्वल होगा C1 अपॉन C2। ये कोलिनियरिटी, अगर कोलिनियर भी होगा तभी यही कंडीशन होगा, और अगर दोनों पैरेलल होगा तब भी यही कंडीशन होगा। परपेंडिकुलर के केस में क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लाइन। लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें मेन क्या पता होना चाहिए, उस लाइन पर एक पॉइंट और उसके पैरेलल में कोई वेक्टर जो उसके डायरेक्शन को बता देता, बस आसानी से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, विच इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म हो गया जहां पर ए वेक्टर क्या है, वो पॉइंट वेक्टर जिससे वो पास हो रहा है, यानी कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और बी वेक्टर क्या, उसके जो पैरेलल है, जो उसके डायरेक्शन को दिखाएगा। और कार्टेशियन फॉर्म में लिखे तो x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। x1 y1 z1 तो हो गया वो पॉइंट जिससे लाइन पास हो रहा है, a b c उस लाइन का क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो, वही निकालना है। अगर आपको दो पॉइंट भी दे रखा और लाइन का इक्वेशन निकालना तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, यही फॉर्मूला यूज करना, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन ए वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। इसमें क्या करना है, इसको मान लेना पॉइंट, तो हमारा x1 y1 और z1 तो हमारा आ गया क्या, 2 3 4 आ गया। और डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बहुत आसानी से मैंने सिखा दिया, दो पॉइंट दिया होता है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालना है, माइनस करके। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 3 5, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, आसानी से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अलावा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर हमें दो लाइन के बीच में एंगल निकालना हो, दोनों का इक्वेशन दे रखा हो, तो देखिए दो लाइन के बीच में एंगल निकालना मतलब आपको B1 के और B2 के बीच में एंगल निकालना, क्योंकि A1 तो उसका पॉइंट है, पॉइंट दिखाता है, और B1 जो होता है, B1 B2 जो होता है, जो लैम्डा का कोफिशिएंट होता है, वही उसके डायरेक्शन को दिखाता है। तो दो लाइन के बीच में एंगल निकालना मतलब B1 और B2 के बीच में एंगल निकालना, और दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड इनटू में B2 का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट देखिए प्लेन। प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d इज इक्वल टू 0, और ये abc जो होता है x y z का कोफिशिएंट जो होता है, ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है, क्योंकि प्लेन कभी भी अकेला नहीं आता, अपने साथ एक नॉर्मल लेके आता है, और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर ले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर अगर प्लेन का इंटरसेप्ट दे रखा हो तो उसका इक्वेशन होता है एक्स अपॉन ए प्लस में वाई अपॉन बी प्लस में जेड अपॉन में सी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन निकालना होता है, एक्स वाई पे जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो उस प्लेन का नाम हो जाएगा जेड इक्वल टू 0। वाई जेड प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0, और एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू प्लेन। दो प्लेन के बीच के एंगल मतलब होता है उसके नॉर्मल के बीच का एंगल, यानी दो प्लेन जब भी एंगल बनाएंगे, जो उसका नॉर्मल एंगल बनाएगा वही दो प्लेन के बीच में एंगल बनेगा। पैरेलल प्लेन होगा तो नॉर्मल भी पैरेलल होगा, प्लेन अगर परपेंडिकुलर होगा तो नॉर्मल भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना मतलब उनके नॉर्मल के बीच में एंगल निकालना, और दो नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। n1 n2 कहाँ से निकालेंगे, n1 वेक्टर तो हो जाएगा यहाँ से a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और n2 वेक्टर आ जाएगा यहाँ से a2 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में c2 k कैप। आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये डिस्टेंस अगर निकालना हो तो इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर देंगे, यानी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, यानी x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर का क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा किसी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू d1 माइनस d2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर का मोड लेकर। d1 d2 इसका कांस्टेंट टर्म है।
नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइन। दो लाइन कोप्लेनर कब होगा, एक ही प्लेन में कब होगा। ध्यान रखिए, दो लाइन दे रखा होगा और अगर आपसे पूछे कि ये कोप्लेनर है कि नहीं, तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे कि डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वो होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। नीचे a1 b1 c1 इसका डायरेक्शन रेशियो और a2 b2 c2 इसका डायरेक्शन रेशियो, इसको आप निकालना। अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर जीरो आ जाता है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, कोप्लेनर, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं होगा। और इसमें दूसरा पार्ट बोलेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन। अगर एक प्लेन का इक्वेशन पूछा जाए जो दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है तो उसका जो इक्वेशन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, सब कुछ सेम रखेंगे, यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ कॉपी कर देंगे, यानी कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और नीचे सेम रहेगा a1 b1 c1 यहाँ a2 b2 c2। इसके डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल डाल के सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम रिवाइज करेंगे वेक्टर को। सबसे पहले लेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है गिवन वेक्टर अपॉन में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। याद रखना है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। आई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस और के कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। आई कैप जे कैप के का काम होता है सिर्फ डायरेक्शन को दिखाना, आई दिखाता है एक्स एक्सिस को, जे दिखाता है वाई एक्सिस को और के कैप दिखाता है जेड एक्सिस को। जैसे देखिए, अगर हमारे पास ये वेक्टर दे रखा और इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे वेक्टर और नीचे लिखेंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी ऊपर लिखेंगे एज इट इज ए आई कैप बी जे कैप प्लस में सी के कैप और अपॉन में लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कोफिशिएंट का स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए सी से, नॉट सी ए, किसके इक्वल होगा, ए सी वेक्टर के इक्वल होगा। जैसे मैं बोलूँ सी ए वेक्टर यानी कि सी ए वेक्टर प्लस ए सी ए बी वेक्टर, सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर तो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी नहीं होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी वेक्टर के इक्वल होगा। और पैरेललोग्राम लॉ में जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, एडजेसेंट साइड के सम के इक्वल होगा, रिजल्टेंट यही होगा। देखिए है तो ये छोटा सा टॉपिक लेकिन बार बार एग्जाम में आता है पोजीशन वेक्टर। जैसे आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट देगा, आप बोलेगा ए बी वेक्टर क्या होगा, तो ए बी वेक्टर के लिए आपको क्या करना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से क्या करना है आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा बी में से ए को माइनस करेंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आसानी से हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं जब 2 पॉइंट दे। नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला इन वेक्टर। अगर आपके पास 2 पॉइंट दे रखा हो ए और बी और उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा हो ए वेक्टर और बी वेक्टर, आपको एक ऐसे आर का पोजीशन वेक्टर निकालना जो इस दोनों पॉइंट को एम रेशियो इन में डिवाइड करना है इंटरनली। तो आर वेक्टर हो जाएगा आपका, दूर दूर मल्टीप्लाई करेंगे, एम को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, यानी एम बी वेक्टर प्लस एन को करेंगे इधर मल्टीप्लाई, एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस में एन। और अगर एक्सटर्नली होगा तो क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन। माइनस आ जाएगा मतलब एक्सटर्नली डिवाइड, प्लस होगा तो इंटरनली डिवाइड। नेक्स्ट देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड। आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दे रखा और आपको सेंट्रॉइड का अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो क्या आ जाएगा, जी वेक्टर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अगर थीटा 0 होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाए, ए इंटू बी, कॉस 0 क्या होता है 1, जो कि क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू। अगर थीटा 90 होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जब भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। नेक्स्ट देखिए
ए डॉट बी हमेशा किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसलिए चाहे ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो सेम ही आएगा। ये जो डॉट प्रोडक्ट है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, यानी इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के भी क्या जाएगा 1, बट आई डॉट जे अगर करेंगे तो 0, दो, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। जैसे आपके पास ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप, और बी वेक्टर दे रखा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में k कैप। और अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है कार्टेशियन फॉर्म में तो a डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, i वाले को i से मल्टीप्लाई करो यानी 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो यानी 6, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो -2, आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसलिए से बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ये दो वेक्टर को जब हम डॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा होता बोला जाए, देखो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दो वेक्टर आपको दिया होगा और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो m निकालने को बोलेगा। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। डॉट कर दीजिए, m को 1 से मल्टीप्लाई m, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -13। नेक्स्ट देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा, और क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें एक वेक्टर लग जाता है एन कैप जो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को दिखाता है। वो होता किधर है, ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो ए और बी दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर। ये मार्कर होगा ए और बी क्रॉस, ए और बी, ये जो मार्कर होगा ये होगा ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी जो होता है ए और बी दोनों के क्या होता है परपेंडिकुलर, याद रखना। और अगर मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो सिर्फ क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो तो वो वेक्टर होगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बी के भी क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसे केस में हम क्या करें, अगर थीटा 0 होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी साइन 0 0 हो जाएगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 हो जाएगा, जब दोनों के बीच में कितना हो एंगल हो 0। नेक्स्ट देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी इधर है, ये ए है और ये अगर बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी बोर्ड के ऊपर होगा तो बी क्रॉस ए क्या होगा बोर्ड के अंदर होगा, तो दोनों क्या हो गया नेगेटिव वेक्टर, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। आई क्रॉस आई भी 0, जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी 0, क्योंकि ये दोनों वेक्टर के बीच में आई आर में एंगल कितना बनेगा 0 और साइन 0 क्या हो जाता है 0। बट अगर मैं आई क्रॉस जे पूछूं तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल हो जाएगा के कैप के, जे क्रॉस के पूछा जाए तो जे क्रॉस के किसके इक्वल हो जाएगा आई के। अगर उल्टा पूछा जाए आई क्रॉस के क्या होगा तो उल्टे में क्या लग जाएगा माइनस का जे कैप आ जाएगा। देखिए अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन फॉर्म में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए और बी वेक्टर दे रखा है, हमें से ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले लिखेंगे आई जे के यहाँ पर, और ए का कोफिशिएंट लिखेंगे 2 3 -1, फिर बी का 1 -2 और 1, और उसके बाद क्या करें यहाँ पर लिख दें प्लस माइनस प्लस करके आई कैप लिखेंगे, फिर इसे हटा देंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बीच में माइनस लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाके आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस का जे कैप लिखेंगे, इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बीच में माइनस लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस में के कैप लिखेंगे, इसे हटाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 बीच में माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप -3 जे कैप और माइनस का 7 के कैप। ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछता है तो √1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, -7 का स्क्वायर 49, यानी आंसर आ जाता है √59। देखिए अगर आपको किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड दे रखा और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछे तो कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेके उसका मैग्नीट्यूड लेना है। और अगर ट्रायंगल का एरिया पूछे तो इसको हाफ से क्या कर देना, आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, अगर हमें पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल दे रखा और एरिया पूछे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, इसे हम लिखते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी लिखते हैं, इसे लिखते हैं बॉक्स ऑफ बी सी ए, इसे लिखेंगे बॉक्स ऑफ ए सी, इसे लिखेंगे बॉक्स ऑफ बी सी बी। इसका भी आंसर 0 होगा, इसका भी आंसर 0 होगा, क्योंकि अगर बॉक्स में दो सेम वेक्टर आ जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और ये साइकिल है ए बी सी बी सी ए, ये दोनों क्या होगा सेम होगा, ए बी सी हो या साइकिल में लिखा हो बी सी ए या साइकिल में लिखा हो सी ए बी, ये सब क्या होगा सेम होगा। देखिए अब हम रिवीजन करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, जब दो इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, जब दो इवेंट का यूनियन लेने के बाद पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी कंप्लीट हो चुका हो, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट बी हो चुका हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन माइनस, यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन माइनस होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी। अगर आपको बोला जाए ए की प्रोबेबिलिटी एंड देन बी की प्रोबेबिलिटी एंड देन सी की प्रोबेबिलिटी, तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए और बी दोनों हो चुका। जैसे आपको प्लेइंग कार्ड में से 2 किंग और 1 एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग जब एक किंग निकल चुका हो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जब दोनों का दोनों किंग निकल चुका हो। तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52, एक किंग निकल चुका है तो फिर से किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3 अपॉन में 51, और एक एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 एस है और टोटल काट कितना बचा 50, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम होता क्या बेसिकली, आपको 2 इवेंट दे रखा होगा। अब वो जैसे मैंने एग्जांपल 2 बैग है, एक में 5 रेड 3 ब्लैक है, दूसरे में 6 रेड और 2 ब्लैक है। बोला गया है एक रेड बॉल मिला है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फर्स्ट बैग से मिला। तो आपको निकालना है एक रेड बॉल मिल चुका है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फर्स्ट बैग से मिला है। तो इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2। इसे बोलते हैं बेस थ्योरम। जैसे बेस थ्योरम को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। 2 बैग है और उसमें से रैंडम एक बॉल निकाला गया और वो ब्लैक मिल गया, तो आपसे ये बताना है कि ये ब्लैक बॉल जो वो किस बैग से निकला है, फर्स्ट बैग से निकला या सेकेंड बैग से निकला है। तो आपसे पूछा गया है कि एक ब्लैक बॉल मिला, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ वो फर्स्ट बैग से मिला है। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हुआ कि 2 बैग में से एक बैग को लेने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2। ए अपॉन E1 का मतलब हुआ रेड की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8 हो जाएगी, प्लस में अपॉन आ जाएगा, अपॉन में ये तो सेम ही रहेगा 1/2 इंटू में 3/8 प्लस में सेकेंड बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/2, और ए अपॉन E2 का मतलब हुआ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 5। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमें क्या बोलेगा n बार इवेंट हुआ है, उसमें बोलेगा 2 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 5 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, r बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला हो जाएगा NCR सक्सेस की पावर r और फेलियर की पावर n-r। यहाँ पे p क्या है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और q क्या है फेलियर की प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने एक डाइस को फेंका हेड आना,
हेड आना अगर सक्सेस हो गया तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6। अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया और हेड आना हमारा सक्सेस है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। तो सक्सेस 1/2 और फेलियर भी कितना हो जाएगा 1/2। दो डाइस को फेंका, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी अगर हमारी सक्सेस है, डबलेट क्या होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 डबलेट होते तो 6/36 यानी 1/6। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि कितना हो जाएगा 30/36 यानी कि 5/6 आ जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर सीखी है और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। x³ + 1 0 के इक्वल होता है, x³ = -1 होता है, तो इसका 3 क्यूब रूट होता है, एक 1 एक ये और एक ये, इसे हम बोलते हैं ओमेगा, इसे क्या बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। और रिलेशन क्या होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0, और ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल क्या होता है 1। आयोटा स्क्वायर -1 याद रखना, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल 1 होता है, और आयोटा की पावर में अगर 4 लगातार नंबर ऐड में लिखा हो तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि 4 5 6 7 लिखा हो, 10 11 12 13 लिखा हो, यानी n+1 n+2 n+3 लिखा हो तो इसका आंसर क्या आएगा 0। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a+ आयोटा भी, अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो बीच का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर मॉडुलस निकालना तो √(a² + b²। अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसे क्या कर देंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे और फिर उसके बाद कॉन्जुगेट करके उसे क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हमारे पास Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लेना तो ऐसे हम लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। इसमें Z1 कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 कॉन्जुगेट, इसमें क्या लिख सकते हैं Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस, इसे लिख सकते हैं Z1 का मॉडुलस अपॉन में Z2 का मॉडुलस। और Z इंटू Z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है मोड Z के स्क्वायर के। अगर हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना हो, थीटा निकालना हो, यानी कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = a+ आयोटा भी, तो इसका हम थीटा आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे tan अल्फा दैट इज मोड ऑफ b/a, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा। जब यहाँ से अल्फा आ जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, दोनों चीज़ प्लस है तो क्या आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -2 + 3 हो जाता तो इस वाले क्वाड्रेंट में हो जाता, दोनों माइनस हो जाता तो कौन से क्वाड्रेंट में, तो यहाँ हो जाता। अगर ये वाला प्लस ये वाला माइनस हो जाता इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाता। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा ही क्या होगा अल्फा के इक्वल होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा किसके इक्वल होगा पाई माइनस अल्फा के, और अगर थर्ड में होगा तो इसका माइनस लगा दो यानी अल्फा माइनस पाई कर दो, और फोर्थ में अगर होगा तो आप थीटा कैसे निकालो इसमें माइनस लगा दो यानी कि माइनस अल्फा। यहाँ से आपका आर्ग्यूमेंट आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है यानी कि r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर जो r है ये क्या है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और थीटा जो क्या है वो क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। तो थीटा मैंने पहले निकालना सिखा दिया, r क्या होता है मॉडुलस, और ये आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टी होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इनटू में आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, डिवाइड में भी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन में क्या आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। अब देखिए हम थोड़ी सी रिवाइज करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले एपी, अगर 3 टर्म एपी में है तो बीच वाले का डबल किसके इक्वल होगा बाकी दोनों के सम के इक्वल। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a + n - 1 × d, a फर्स्ट टर्म n है, नंबर ऑफ टर्म d है क्या कॉमन डिफरेंस। सम का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d, या फिर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। अगर 3 टर्म जीपी में होगा तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। nth टर्म का फॉर्मूला होगा ar⁻n - 1, जैसे पांचवा टर्म अगर निकालना हो तो ar⁴ हो जाएगा। ऐसे सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ar⁻n - 1 अपॉन में r-1, अगर r क्या हो 1 से ज़्यादा, अगर r 1 से कम होगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 - r⁻n अपॉन में 1 - r, ये हो जाएगा। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन में 1 - r जहाँ पे क्या कॉमन रेशियो a क्या है फर्स्ट टर्म, याद रखना। और 3 टर्म अगर HP में होगा तो बीच वाला किसके इक्वल होता है 2ac अपॉन में a प्लस में c। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अरिथमेटिक मीन ऑफ a और b। दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा a + b/2। अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालना, जैसे हमारे पास दो ये पूरा सीक्वेंस AP में है
और ए और बी के बीच में एन नंबर क्या करा गया, ऐड किया गया। एन नंबर ऐसे ऐड किया गया जो पूरा सीक्वेंस किस में हो, एपी में। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएगा, n+2। और अगर इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना, उसका ट्रिक ले लीजिए, क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन में n+1। ये n जो है, जो नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड, जितना नंबर इंसर्ट किया गया है वो हो जाएगा n। जैसे 50 नंबर इंसर्ट किया गया तो टोटल नंबर तो 52 हो जाएगा, लेकिन n की जगह पे क्या लिखना आपको, 50 जितना नंबर इंसर्ट किया गया। तो हमारा जो a1 होगा वो इस AP का दूसरा टर्म होगा, यानी कि a2 a प्लस में d। और ये जो हमारा थर्ड टर्म होगा वो AP का कौन सा टर्म होगा, चौथा, यानी कि a प्लस में 3d। और AP का जो पांचवा टर्म होगा, जो हमारा टोटल AP का कितना हो जाएगा, 6 टर्म हो जाएगा। 6 टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस में 5d। इस तरह से हमें a पता ही रहेगा, a हमें दिया रहेगा, d यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद जितने भी टर्म निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर AP में हमें nth टर्म निकालना हो लास्ट से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म an, अब प्लस में n-1 इंटू डी जो आएगा ना, जो भी हमारा इधर से d आ रहा होगा उसको हम क्या लगा देंगे, माइनस का d लिख देंगे, यानी हो जाएगा an माइनस n-1 इंटू में d। यानी अगर स्टार्टिंग से निकालेंगे nth टर्म तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। और लास्ट से निकालेंगे तो a की जगह फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आ जाएगा, और d की जगह क्या आ जाएगा, माइनस d आ जाएगा। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो 2 नंबर का, तो वो क्या हो जाएगा, √(ab)। और बहुत सारे नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन इंटू xn रेस्ट टू दी पावर 1/n क्या होगा, इस n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। देखिए, अगर a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन डाला गया है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या आ जाएगा, n+2 हो जाएगा। और जो g1 होगा वो सेकेंड टर्म होगा, g2 जो होगा थर्ड टर्म होगा, g3 जो होगा फोर्थ टर्म होगा। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला ar, थर्ड टर्म का फॉर्मूला ar², फोर्थ टर्म का फॉर्मूला ar³। a तो हम दे ही रखा होगा, और r निकालने के लिए आपको ट्रिक याद रखना है, r किसके इक्वल होता है, b अपॉन में a रेस्ट टू दी पावर 1 अपॉन में n+1। यहाँ पे n जो है ये क्या, जितने ज्योमेट्रिक मीन बीच में डाला गया वही n। अगर 5 नंबर इंसर्ट किया जाएगा तो n की जगह 5 आ जाएगा, 10 नंबर इंसर्ट किया जाएगा तो n की जगह क्या आ जाएगा, 10। यहाँ से r निकलेगा, a पता ही होगा, सारा टर्म आसानी से आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर ABC अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो इसका उल्टा जो होगा वो AP में होगा। 1/a 1/b और 1/c क्या होगा, AP में होगा। 2 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab अपॉन में a प्लस में b। एक और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो ज़्यादा होता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और वो ज़्यादा होता है किससे, हार्मोनिक मीन से। और ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, अरिथमेटिक मीन इनटू में हार्मोनिक मीन के। अब हम नेक्स्ट रिवाइज करेंगे किसको, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। इसमें सबसे पहले फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। NPR, n जगह पे r चीज़ को अरेंज करने का तरीका होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। n हमेशा r से क्या होगा, ज़्यादा या उसके इक्वल होगा। जैसे 5p2 क्या हो जाएगा, 5 × 4, 10p3 क्या हो जाएगा, 10 × 9 इंटू में 8। np0 मतलब होगा 1, यानी n जगह पर एक को भी अरेंज नहीं करना, 1। npn, n सीट पे n लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n। np1 क्या हो जाएगा, n जगह पे एक लोगों को अरेंज करने का तरीका n होगा। अब आता है नेक्स्ट, देखिए अगर हमें इसे अरेंज करना हो, इस लेटर को अगर हमें अरेंज करना हो तो 2 4 6 7, 7 को 7 जगह पे अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 7, और जो रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड करते हैं। d 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, और c 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हो जाएगा टोटल अरेंजमेंट। अब अगर हमें इसे अरेंज करना है, लेकिन इसमें a b c एक साथ आएगा, तो जो एक साथ आ रहा है उसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे, एक साथ वाले को बॉक्स में बंद कर देंगे। बाकी कौन बच गया, D बच गया, E बच गया, F बच गया। इसे एज 1 ट्रीट करेंगे। 1 2 3 4, 4 को 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 इंटू में इस तीनों को अंदर ही अंदर अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर ऐसा जाए ABC डज नॉट कम्स टुगेदर, तो टोटल अरेंजमेंट 3 3 6, टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। कोई रिपीट तो है नहीं, उसमें से जो तीनों एक साथ आ रहे हैं तो उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू में फैक्टोरियल 3। तो क्या बचेगा, जिसमें तीनों एक साथ नहीं है। टोटल अरेंजमेंट में से हमने वो केस माइनस कर दिया जिसमें वो तीनों एक साथ थे, तो बचा कौन, जिसमें वो तीनों एक साथ नहीं थे। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन NCR, n
में से r चीज़ को सेलेक्ट करने का तरीका, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू में फैक्टोरियल आर। एन सी आर को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर, यानी 50c 48 को हम लिख सकते हैं 50c, इसमें से इसको माइनस करके 2 लिख सकते हैं। 15c 13 को हम लिख सकते हैं 15c, इसमें से माइनस करके 2। एन सी 0, एन में से 0 एक को भी सेलेक्ट नहीं करना है, तरीका 1। एन सी 1, एन में से एक को सेलेक्ट करने का तरीका n तरीका। एन सी एन, एन में से सभी n को सेलेक्ट करना है, तरीका 1। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा n प्लस 1 c, और ये ज़्यादा वाला आ जाएगा r। अगर एन सी ए और एन सी बी इक्वल है तो n किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास, एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 लेकर एन सी एन है, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर n। अगर इवन वाला और 2 4 6 वाला होगा तो आंसर होगा 2 की पावर n माइनस 1, और डॉट वाला होगा तब भी आंसर होगा 2 की पावर n माइनस 1। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम n नॉन कोलिनियर पॉइंट। n नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखा, नॉन कोलिनियर मतलब एक भी लाइन में ना हो, तो ऐसे n पॉइंट दे रखे और हमें स्ट्रेट लाइन बताना कितना बनेगा। तो आप सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट को चुनना होगा। तो गिवन n पॉइंट में से 2 पॉइंट को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, nc2, यही हमारा आंसर होगा, यानी कि n इंटू में n माइनस 1 अपॉन में 2। अगर उस n पॉइंट में m पॉइंट कोलिनियर है, तो कोलिनियर पॉइंट से तो अगर बहुत सारे पॉइंट कोलिनियर होते तो एक ही लाइन बनेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, n पॉइंट से जितने स्ट्रेट लाइन बनते वो बना लेते थे nc2, और उसमें से जो कोलिनियर वाले लाइन पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बना उसे माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा mc2। अब बट इन सब को मिला करके एक लाइन तो बना है ना, तो उसमें प्लस में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन हैविंग n वर्टिसेस। अगर हमारे पास n वर्टिसेस का पॉलीगॉन है तो उसके कितने डायगोनल्स बनेंगे, वो बनेंगे, आपको याद रखना होगा nc2 माइनस n। तो वो आपको याद रखना होगा n इंटू में n माइनस 3 अपॉन में 2, ये होगा टोटल नंबर ऑफ डायगोनल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, नंबर ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम n नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट को चुनना होगा, तो n पॉइंट में से 3 को चुनने का तरीका nc3। अगर उसमें m पॉइंट कोलिनियर होगा तो क्या होगा, nc3, और उसमें से कोलिनियर से जो ट्रायंगल बना उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, mc3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम रिवीजन करने वाले हैं लॉगरिथम का एक। अब देखिए हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स a इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल हो और वो i के इक्वल होता है, तो a का इन्वर्स b होगा और b का इन्वर्स क्या होगा, a होगा। ऑल्सो अगर a इन्वर्स जो है मैट्रिक्स a का इन्वर्स है, तो a इन्वर्स a और a इंटू a इन्वर्स दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। a इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट। याद रहे डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी मैट्रिक्स a जो होना चाहिए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। a इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। ए बी का इन्वर्स होता है b इन्वर्स इंटू में a इन्वर्स, और a की पावर k का इन्वर्स क्या लिख सकते हैं, a का इन्वर्स रेज टू दी पावर k लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ a इन्वर्स क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a लेकर और उस होल का क्या ले लेंगे, इन्वर्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ a इन्वर्स, ये a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट ले या a का डिटर्मिनेंट, a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट हो, a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट हो या डिटर्मिनेंट ऑफ a का इन्वर्स हो, दोनों बराबर होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a।